लद्दाख भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहां सड़कें आसमान को छूती हैं, जहां प्रकृति हर मोड़ पर अपनी सबसे खूबसूरत कहानी सुनाती है। स्वागत है आप सभी का लद्दाख की उस जादुई दुनिया में, जहां हर दृश्य आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप प्रकृति के और करीब आ चुके हैं। बर्फ से ढके पहाड़, नीले आसमान के नीचे चमकती झील और ऊंचाई पर बसी मोनेस्ट्रीज, यहाँ के हर नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि मानो हम किसी और ही दुनिया में आ चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतनी ऊंचाई पर जिंदगी होती कैसी है, लोग यहाँ जीते कैसे हैं और क्या महसूस करते हैं। आज हम आपको लद्दाख को सिर्फ दिखाएंगे ही नहीं बल्कि महसूस कराएंगे, क्योंकि लद्दाख कोई जगह नहीं है, ये एक एहसास है जो कि दिल को छू जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। लद्दाख में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लद्दाख घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको लद्दाख के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे। फ़िलहाल लद्दाख घूमने के लिए हमने एक कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसमें हमें सारी सुविधाएं इंक्लूडेड मिली हैं। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं लद्दाख। हमारा ये लद्दाख टूर 6 नाइट 7 डेज का होने वाला है, जिसे हम कर रहे हैं अप्रैल के महीने में। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल, लेकिन इसका कैपिटल सिटी है लेह। हमारे लद्दाख टूर की शुरुआत होती है लेह एयरपोर्ट से, क्योंकि लद्दाख हम पहुंचे हैं बाय एयर। लद्दाख घूमने के लिए आप 2 तरह से आ सकते हैं, एक आप आ सकते हैं बाय रोड और एक आप आ सकते हैं बाय एयर। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो 2 रास्ते हैं, एक आप वाया मनाली आ सकते हैं और दूसरा आप आ सकते हैं श्रीनगर होते हुए। लेकिन लेह पहुंचने के लिए हमने दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट ली थी, जिसका ड्यूरेशन था लगभग 1 घंटे का। इस फ्लाइट के दौरान हम देखते हैं धरती के स्वर्ग को आसमान से, क्योंकि नीचे देखने पर हमें नजर आते हैं बर्फ से ढके पहाड़ और बादल, जिनका नज़ारा मैजिकल होता है। तो अब जैसे ही हम लेह के कुशोक बाकुला रिनपोंचे एयरपोर्ट से बाहर आए, हमें लेने आ चुकी है गाड़ी, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है, और अब इसी गाड़ी से हम सभी स्थानों को घूमेंगे। लद्दाख बाइकर्स के बीच में भी काफ़ी फेमस है। यहाँ कई सारी रेंटल बाइक शॉप्स हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से बाइक रेंट पर लेकर भी लद्दाख को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेह में रुकने के लिए कई सारे होटल्स हैं जहाँ पर स्टे किया जा सकता है, लेकिन लेह में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, इस होटल का नाम है द लेह, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस होटल है। इस होटल के जिस रूम में हम रुकने वाले हैं उसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे। ये काफ़ी अच्छा है और इसमें सारी सुविधाएं प्रॉपर्ली दी गई हैं। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है। आज हमारे लद्दाख ट्रिप का पहला दिन है। पहले दिन के लिए रिकमेंड किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें और सिर्फ लोकल साइट सीन्स ही करें, ताकि हमारी बॉडी अक्लाइमेटाइज हो सके।
लेह एक हाई एल्टीट्यूड रीजन है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट्स की है। यहाँ ढलने के लिए आज हम सिर्फ कुछ लोकल साइट सीन्स ही करेंगे, जिसमें सबसे पहले शुरुआत हम करने जा रहे हैं लेह पैलेस के साथ। ये है लेह पैलेस, जो कि लद्दाख के शाही परिवार का प्राचीन निवास स्थान हुआ करता था। लेह पैलेस तिब्बती वास्तुकला में बना हुआ है और ये 9 मंजिला महल है, जिसके अंदर अब एक म्यूजियम बना दिया गया है जिसे देखा जा सकता है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा संगे नामग्याल द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी के दौरान डोगरा सेना के आक्रमण के बाद यहाँ के शाही परिवार को शिफ्ट करना पड़ा स्टॉक पैलेस में। लेह पैलेस को देखने का टिकट शुल्क लगता है 25 रुपीज़ पर पर्सन का, और ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक ओपन रहता है और इसका कोई अवकाश नहीं रहता। इस महल को देखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप आधा से 1 घंटे में इसे आराम से देख पाएंगे। इसमें मेनली जो देखने लायक चीज़ है वो है महल का आर्किटेक्चर। लेह पैलेस के पास में ही नामग्याल तेस्मो मोनेस्ट्री भी है, जिसे भी देखा जा सकता है। ये है लेह में स्थित लद्दाख का फेमस शांति स्तूप, जो कि धर्म और शांति का प्रतीक है। शांति स्तूप समुद्र तल से लगभग 11,841 फीट्स की ऊंचाई पर स्थित है और लेह एयरपोर्ट से इसका डिस्टेंस है लगभग 6 किलोमीटर्स का। शांति स्तूप को बनाने के लिए जापानीज और लद्दाख के मॉन्क्स लोगों का योगदान रहा है और इसका फाउंडेशन रखा गया था 1985 में। शांति स्तूप को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, और शांति स्तूप बना हुआ है एक हाइट वाले स्थान पर। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको लेह सिटी का काफ़ी अच्छा नज़ारा नज़र आएगा। यहाँ से पूरा लेह सिटी बहुत ही अच्छे से नज़र आता है। अगर आप चाहें तो कुछ देर यहाँ पर बैठकर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और लेह सिटी के खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। शांति स्तूप के बारे में एक खास बात है कि इसके अंदर भगवान बुद्ध के अवशेष भी रखे हुए हैं। लद्दाख के बारे में एक ज़रूरी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि लद्दाख में सिर्फ पोस्टपेड सिम ही काम करती है। अगर आपके पास नॉर्मल प्रीपेड सिम है अदर स्टेट्स की, तो वो लद्दाख में काम नहीं करती है। तो लद्दाख पहुँचने पर आपको एक लोकल सिम परचेज करनी होती है। ये है लेह का मुख्य बाजार, जिसे लेह मार्केट के नाम से जाना जाता है। लेह मार्केट में आकर आप लद्दाख के कल्चर को करीब से जान सकते हैं। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो ट्रेडिशन है, वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। लेह मार्केट में कई सारी खाने पीने की दुकानें हैं, कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पर आप डिफरेंट टाइप की चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जो लद्दाख के ट्रेडिशनल फूड आइटम्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो प्योर वेज रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर हैं, जैसे कि ये वाला, जहाँ पर भी आप फूड ट्राई कर सकते हैं। लेह मार्केट एक बड़ा बाजार है, यहाँ पर हर तरह की चीज़ें आसानी से अवेलेबल होती हैं। अगर आप कुछ क्लॉथिंग आइटम्स खरीदना चाहते हैं, कुछ वूलन क्लॉथ्स खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट वर्क काफ़ी फेमस है, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। लेह मार्केट में अगर आप शाम के समय आते हैं तो लाइटिंग के साथ ये मार्केट आपको और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के पहले दिन का समापन होता है। आज हमारे लद्दाख ट्रिप का दूसरा दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है। लेह में कुछ और प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जिन्हें हम अपने लद्दाख ट्रिप के आखिरी में एक्सप्लोर करेंगे।
लेकिन आज हम चल रहे हैं खारदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली के लिए। लद्दाख घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, जिसे आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इसका अरेंजमेंट किया गया ट्रैवल एजेंसी द्वारा, जो कि हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक रहा। लेह से नुब्रा वैली का डिस्टेंस है लगभग 130 किलोमीटर्स का, लेकिन नुब्रा वैली तक पहुंचने के लिए हमें क्रॉस करना होता है खारदुंगला पास को। लेह से खारदुंगला पास की ओर बढ़ते हुए पहाड़ों की सीनरी बदलने लगती है। हम और ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड की ओर मूव करते हैं, क्योंकि लेह स्थित है लगभग 11,500 फीट्स की ऊंचाई पर और खारदुंगला पास स्थित है लगभग 18,000 फीट्स की ऊंचाई पर। आगे बढ़ते बढ़ते हमें बर्फ के पहाड़ और ज़्यादा करीब से नज़र आते हैं और नज़ारा कुछ ऐसा होता है जो कि दिल को छू लेता है। ये है खारदुंगला पास, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा हाइट पर बने हुए मोटरेबल पासेस में से एक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 18,380 फीट्स की। इसे यहाँ पर बोर्ड पर भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बोर्ड पर लिखा हुआ है 18,380 फीट्स, और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर ज़्यादा देर ना रुकें, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और आपको थोड़ी सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है। लेह से खारदुंगला पास का डिस्टेंस है लगभग 40 किलोमीटर्स का। कई सालों तक खारदुंगला पास को दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास माना जाता था, लेकिन अब इससे भी ऊंचे पासेस बन चुके हैं, जो कि है उमलिंगला और मिगला पास, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 19,000 फीट्स की है। खारदुंगला पास एक बहुत ही अच्छी सीनिक लोकेशन है। यहाँ पर कई सारी बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है। खारदुंगला पास इंडियन आर्मी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता है, क्योंकि ये जाता है सियाचिन ग्लेशियर के लिए। खारदुंगला पास पर कई सारे ऐसे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं जहां पर इसके एल्टीट्यूड को 17,982 फीट्स दर्शाया गया है। अब खारदुंगला पास को एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं नुब्रा वैली के सबसे पॉपुलर स्थान हुंडर की ओर, जिसका डिस्टेंस खारदुंगला पास से लगभग 86 किलोमीटर्स का है। यहाँ से आगे के रास्ते में हम हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि नुब्रा वैली स्थित है लगभग 10,000 फीट्स की ऊंचाई पर। ये है नुब्रा वैली, जिसका सबसे प्रसिद्ध स्थान है हुंडर, जो कि जाना जाता है अपने सैंड ड्यून्स के लिए। हुंडर एक गांव है नुब्रा वैली का, जो कि श्योक नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लद्दाख, जिसे कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, इस स्थान पर आकर आपको एक्चुअल में फील होगा कि आप एक ठंडे रेगिस्तान में हैं, क्योंकि आप इस सराउंडिंग एरिया को देखेंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ आपको नज़र आएंगे, जिसमें कई पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, और नीचे आप देखेंगे तो आपको रेत ही रेत नज़र आएगी और आपको एक्चुअल में फील होगा कि आप रेगिस्तान में हैं। नुब्रा वैली एक शांत और सुंदर स्थान है, लेकिन जब आप हुंडर के सैंड ड्यून्स में आएंगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये स्थान गर्म है, लेकिन एक्चुअल में ये ठंडा है, और यही चीज़ इसे खास बनाती है। हुंडर में सैंड ड्यून्स के साथ साथ देखने को मिलते हैं बैक्ट्रियन कैमल्स, जिन्हें डबल हम्प कैमल के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली जो हम कैमल देखते हैं वो सिंगल कुबड़ वाले होते हैं, लेकिन यहाँ जो कैमल पाए जाते हैं वो 2 कुबड़ वाले होते हैं, और वो चीज़ इन्हें खास बनाती हैं।
वो जो सिंगल हम्प वाला कैमल होता है वो हाइट में भी थोड़ा ज़्यादा होता है, इनकी हाइट थोड़ी कम होती है और आप इनकी बॉडी पर देखेंगे तो कई सारे बाल आपको नज़र आएंगे। इन ऊँटों के साथ आप कैमल राइड भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगता है 500 रुपीज़ पर पर्सन का, और ये राइड लगभग 10 to 15 मिनट्स की होती है। ये डबल हम्प कैमल नेटिवली बिलोंग करते हैं मंगोलिया से। पुराने समय में इस रीजन में सिल्क रूट हुआ करता था, जिससे व्यापार होता था। उस टाइम पर इन ऊँटों का उपयोग किया जाता था। अभी हम हैं नुब्रा वैली की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री में, जिसका नाम है डिस्किट मोनेस्ट्री। इस मोनेस्ट्री का सबसे बड़ा आकर्षण है मैत्रेय बुद्धा की लगभग 106 फीट ऊंची प्रतिमा, जो कि नुब्रा वैली को आशीर्वाद देते हुए नजर आती है। डिस्किट मोनेस्ट्री नुब्रा वैली के एक ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है और यहाँ जब आप आएंगे तो आप नुब्रा वैली का पैनोरामिक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। मैत्रेय बुद्धा की विशाल प्रतिमा के नीचे एक मंदिर भी बना हुआ है, जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। डिस्किट मोनेस्ट्री को देखने का टिकट शुल्क लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। ये मोनेस्ट्री हुंडर से लगभग 14 किलोमीटर्स की दूरी पर है और इस मोनेस्ट्री को देखने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। नुब्रा वैली में रुकने के लिए कई सारे होटल्स हैं जहां पर स्टे किया जा सकता है, लेकिन नुब्रा वैली में जिस रिसॉर्ट में हम रुकने वाले हैं इसका नाम है हुंडर रिसॉर्ट नुब्रा, जो कि एक काफ़ी लग्जीरियस रिसॉर्ट है। ये है हमारा रिसॉर्ट रूम जहाँ पर हम रुकने वाले हैं। ये काफ़ी लग्जीरियस है और इसमें सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें गेस्ट रूम भी है जहाँ पर सिटिंग की अच्छी व्यवस्था है और साथ ही इस रूम में आप देखेंगे तो साफ़ सफाई का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। होटल रूम में चेक इन करने के बाद अब हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के दूसरे दिन का समापन होता है। आज हमारे लद्दाख ट्रिप का तीसरा दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और हम चल रहे हैं भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर स्थित तुर्तुक और थंग विलेज को एक्सप्लोर करने। हुंडर से तुर्तुक का डिस्टेंस है लगभग 85 किलोमीटर्स का। रास्ता बहुत अच्छा है और श्योक नदी के किनारे पर बना हुआ है। ये है भारत में स्थित तुर्तुक विलेज, जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पड़ता है। इस विलेज की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये 1971 से पहले पाकिस्तान में हुआ करता था। तुर्तुक विलेज जाना जाता है बाल्टी कल्चर के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग आज भी बाल्टी कल्चर को फॉलो करते हैं। तुर्तुक विलेज में कई सारे फार्म्स हैं, यहाँ पर खेती की जाती है कई अलग अलग फसलों की। तुर्तुक के बाल्टी कल्चर को करीब से समझने के लिए अब हम देखने जा रहे हैं तुर्तुक का फेमस बाल्टी हेरिटेज हाउस म्यूजियम।
बाल्टी हेरिटेज म्यूजियम के अलावा यहाँ पर नेचुरल कोल्ड स्टोरेज भी बने हुए हैं, क्योंकि पुराने समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, तो प्राकृतिक रूप से कुछ इस तरह के नेचुरल कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते थे। तुर्तुक में कुछ बंकर्स भी बने हुए हैं जो कि पुराने समय में यहाँ के लोगों द्वारा उपयोग में लिए जाते थे। ये गांव देखने में बहुत सुंदर लगता है और यहाँ पर ट्रेडिशनल बाल्टी कल्चर से रिलेटेड रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी बने हुए हैं, जहाँ पर आप यहाँ का लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं। तुर्तुक गांव एक इंटरेस्टिंग विलेज है जो कि लद्दाख के कल्चर से बहुत अलग है। इस गांव को देखने में आपको लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। अब तुर्तुक विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल रहे हैं थंग विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 10 किलोमीटर्स का। ये है थंग विलेज जो कि भारत का आखिरी गांव है, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। थंग विलेज भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बना एक छोटा गांव है जिसमें सिर्फ कुछ ही घर हैं। यहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं जहाँ पर लिखा भी हुआ है वेलकम टू इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लास्ट रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया। इस तरह के रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं जहाँ पर भी आप फूड ट्राई कर सकते हैं। थंग विलेज से अभी हम देख पा रहे हैं एलओसी को, यानी कि जो बॉर्डर एरिया है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। जो फेंसिंग है वो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। जो इंडिया की आखिरी चेक पोस्ट है वो भी नज़र आ रही है। हमारे देश भारत से जो श्योक नदी बहती है वो आगे जाकर पाकिस्तान में जाती है। अभी हम हैं थांग विलेज के बॉर्डर एरिया पर, जहाँ से मैं आपको पाकिस्तान का एरिया दिखाना चाहूँगा। फिलहाल अभी हम हैं इंडिया में और अभी आप वैली के उस पार देखेंगे तो आपको कुछ ग्रीनरी नज़र आएगी, वो है पाकिस्तान का विलेज। एलओसी के पास में अगर आप क्लियरली ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बंकर्स भी नज़र आएंगे। जो हमारी साइड वाले बंकर हैं वो इंडियन आर्मी के हैं और उस साइड वाले बंकर अगर आप देखेंगे तो वो हैं पाकिस्तान आर्मी के। अब थंग विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद हम चल रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर के रूट पर, जो कि थंग विलेज से अपोजिट साइड पर पड़ता है, लेकिन वहाँ पर कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। इस रास्ते के किनारे जो आप नदी देख रहे हैं इसका नाम है सियाचिन रिवर, जिसे नुब्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी आती है सियाचिन ग्लेशियर से। ये है सैम टैनलिंग मोनेस्ट्री जो कि लगभग 140 साल पुरानी है। इसका निर्माण किया गया था 19वीं शताब्दी में। इस स्थान पर 2 मोनेस्ट्रीज़ हैं, एक नई मोनेस्ट्री, एक पुरानी मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स देखने मिलती हैं और इस मोनेस्ट्री की कलाकारी बहुत ही सुंदर है। सैम टैनलिंग मोनेस्ट्री का डिस्टेंस नुब्रा वैली के मुख्य स्थान हुंडर से लगभग 45 किलोमीटर्स का है। ये मोनेस्ट्री एक शांत वातावरण में बनी हुई है। यहाँ आकर आपको अंदरूनी शांति का अनुभव होगा और ये मोनेस्ट्री दिखने में भी बहुत सुंदर है। आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। लद्दाख घूमने के लिए अगर आप अप्रैल के महीने में आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एप्रिकॉट ब्लॉसम देखने मिलेगा, जो कि देखने में चेरी ब्लॉसम जैसे ही लगता है, लेकिन इसमें एप्रिकॉट के पेड़ पर फूल आते हैं जो कि देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और जब ये शेड होते हैं तो उसका नज़ारा तो देखते ही बनता है।
लद्दाख में अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थान को देखने आए हैं, जो कि है पनामेक हॉट स्प्रिंग। ये स्थान प्रसिद्ध है अपने गर्म पानी के झरने के लिए, जो कि प्राकृतिक रूप से ज़मीन से निकलता है। लद्दाख जो कि एक बहुत ही ठंडा प्लेस है, उस स्थान पर इस तरह के गर्म पानी के स्रोत होना एक चमत्कार से कम नहीं है। इस स्थान पर कुछ पूल्स भी बनाए हुए हैं, जहां पर आप नहा भी सकते हैं। इस पानी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें कई सारे मिनरल्स हैं। ये एक तरह का मेडिसिनल वाटर कहा जाता है, जिसमें सल्फर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। पानी में स्नान करने से चर्म रोगों से, घुटनों के दर्द से और कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अभी पनामेक हॉट स्प्रिंग के उद्गम स्थान पर हम हैं, जहां से पानी प्राकृतिक रूप से निकलता है। इस पानी को मैं आपको छूकर बताना चाहूँगा कि ये कितना गर्म है। ये पानी इतना ज़्यादा गर्म है, जैसे कि बॉइलिंग वाटर होता है, हम पानी को उबालते हैं, उतना ये ज़्यादा गर्म है। अगर आप इसको डायरेक्टली छुएंगे तो आपका हाथ भी जल सकता है। जो नीचे स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, जहाँ पर स्नान किया जा सकता है। अभी आप हमारे पीछे जो माउंटेन्स देख रहे हैं, ये है सियाचिन ग्लेशियर का एरिया, जो कि भारत में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। अभी आप जो ये रोड देख रहे हैं, ये सीधा जाता है सियाचिन बेस कैंप तक, जहां पर एज ए टूरिस्ट हम जा सकते हैं। लेकिन सियाचिन के बेस कैंप तक जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, जो कि नॉर्मली हम लद्दाख घूमने के लिए बनाते हैं। अब साइट सीन करने के बाद हम अपने नुब्रा वैली के होटल में वापस आ चुके हैं। हमारा डिनर रेडी हो चुका है और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के तीसरे दिन का समापन होता है। आज हमारे लद्दाख ट्रिप का 4th डे है। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अब ब्रेकफास्ट के बाद हम चल रहे हैं नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 164 किलोमीटर्स का। ये रास्ता अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं कच्चा है, लेकिन पूरा रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच से भरा हुआ है। अभी रास्ते में हम एक स्थान पर रुके हैं, जहां पर जंगली गधे और याक हमें नज़र आ रहे हैं, जिनका नज़ारा देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कि मानो हम किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ गए हैं। अब आ चुकी है पेंगोंग लेक, जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित सॉल्ट वाटर लेक है। ये झील लगभग 134 किलोमीटर्स लंबी है, लेकिन इस झील का सिर्फ 40% पोर्शन ही हमारे देश भारत में आता है, 60% पोर्शन आता है चाइना में। ये झील समुद्र तल से लगभग 14,270 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस वजह से जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको थोड़ी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। इस झील की एक विशेषता है कि ये दिन में कई बार रंग बदलती है और हर बार इसका अलग रंग नज़र आता है। कभी ये हरे रंग की नज़र आती है, तो कभी नीले रंग की, तो कभी लाल रंग की ये नज़र आती है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब मौसम बदलता है, सूरज अपनी डायरेक्शंस बदलता है, तो उस दौरान जो ये कलर है इस झील का, वो बदलता हुआ दिखाई देता है। पेंगोंग लेक काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसका पानी खारा है,
जो पीने योग्य नहीं है। पैंगोंग लेक की एक विशेषता है कि ये सर्दियों के दौरान पूरी तरह जम जाती है। अभी हम जिस टाइम पर पैंगोंग लेक को देख रहे हैं ये महीना है अप्रैल का और इस दौरान भी आधी लेक जमी हुई है। पैंगोंग लेक के किनारे कई सारी बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग की गई है। उसमें से एक फिल्म खास थी जिसका नाम था 3 इडियट्स। उसके क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग इस स्थान पर की गई थी। 3 इडियट फिल्म के अंदर जिस तरह के सीन दिखाए गए हैं, जिस तरह का स्कूटर यूज किया गया है, वो यहाँ पर मॉडल के रूप में रखा गया है। अगर आप चाहें तो स्कूटर के साथ और ये बाकी चीज़ों के साथ फोटोज क्लिक करा सकते हैं। इनका चार्ज लगता है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। पैंगोंग में रुकने के लिए कई सारे स्टे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कॉटेजेस भी हैं और कैंप साइट्स भी हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। जिस कॉटेज में हम रुकने वाले हैं ये पैंगोंग लेक के बिल्कुल सामने स्थित है। यहाँ पर कई सारे कॉटेजेस बने हुए हैं जिसमें से जिस कॉटेज में हम रुकने वाले हैं उसका रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा रूम जिसे आप देख पाएंगे। ये काफ़ी अच्छा है। इसमें एक डबल बेड की फैसिलिटी दी गई है और साथ ही साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें एक अटैच लेट बाथ है जो कि एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आज है हमारे लद्दाख ट्रिप का 5वां दिन। पैंगोंग लेक को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चल रहे हैं चांगला पास होते हुए लेह के लिए। पैंगोंग से लेह का डिस्टेंस है लगभग 150 किलोमीटर्स का। रास्ता बहुत अच्छा है और बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। अब आ चुका है चांगला पास जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से एक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 17,688 फीट्स की। इतनी ज़्यादा हाइट पर होने की वजह से यहाँ पर आपको बर्फ़ नज़र आएगी और ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना रिकमेंडेड नहीं किया जाता। चांगला पास पर चांगला बाबा का मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। चांगला पास क्रॉस करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो रास्ते में आप हेमिस मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री या फिर शे पैलेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप सीधे लेह के लिए भी जा सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लेह में। इस बार रुकने के लिए हमें एक अलग होटल दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। होटल में चेक इन करने के बाद अब हम आ चुके हैं अपने डाइनिंग एरिया में जहां पर हमारा डिनर रेडी हो चुका है। और अब डिनर के साथ ही हमारे इस ट्रिप के 5वें दिन का समापन होता है। आज हमारे इस ट्रिप का 6th डे है। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम चल रहे हैं लेह के नियर बाय फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने। ये है लद्दाख का फेमस मैग्नेटिक हिल जो कि अपनी उल्टी ग्रेविटी के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों को न्यूट्रल छोड़ने पर गाड़ी पहाड़ की ऊंचाई की ओर बढ़ती है। वैसे ग्रेविटी के अनुसार गाड़ियों को नीचे की ओर जाना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ा जाता है तो वो ढलान के ऊपरी साइड पर चलती है। मैग्नेटिक हिल का डिस्टेंस लेह से लगभग 30 किलोमीटर्स का है और ये पड़ता है लेह कारगिल रोड पर। मैग्नेटिक हिल के पीछे का साइंटिफिक लॉजिक मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जिससे हमें ऐसा लगता है कि गाड़ियाँ पहाड़ की ऊंचाई पर जा रही हैं बिना गियर डाले, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ की जो सीनरी है वो इस भ्रम को क्रिएट करती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़े बड़े पहाड़ हैं और उसके बीच में से ये रोड जाता है जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ रही है जबकि गाड़ी जाती है नीचे की ओर, स्लोप की ओर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्रेविटी का लॉ फॉलो होता है। यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, फिर भी इस स्थान को देखने के लिए कई सारे टूरिस्ट आते हैं और इस स्थान पर बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ की सीनरी बहुत ही सुंदर है।
अब हम आ चुके हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा में दर्शन के लिए, जिसका डिस्टेंस लेह एयरपोर्ट से लगभग 21 किलोमीटर्स का है और ये लेह कारगिल हाईवे पर पड़ता है। ये गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी से संबंधित है। इसके पीछे एक कथा है जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी लद्दाख यात्रा पर आए थे। उस दौरान वो इस स्थान पर रुके थे। इस स्थान पर एक राक्षस रहा करता था जो कि यहाँ के लोगों को सताया करता था, बहुत परेशान किया करता था। एक दिन गुरु नानक देव जी यहाँ पर ध्यान साधना कर रहे थे तो राक्षस ने गुरु नानक देव जी को मारने के लिए एक बड़ा पत्थर उनकी ओर फेंका। लेकिन जैसे ही वो पत्थर गुरु नानक देव जी के पास पहुंचा, वो पत्थर मोम का हो गया और गुरु नानक देव जी का शरीर उस पत्थर में समा गया। और जब राक्षस ने देखा कि इतना बड़ा पत्थर फेंकने के बावजूद गुरु नानक देव जी को कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसने गुस्से में आकर पत्थर पर अपनी लात मारी, लेकिन उसका पैर भी पत्थर में धंस गया। ये देखकर राक्षस अचंभे में पड़ गया और उसने जाना कि गुरु नानक देव जी कोई साधारण इंसान नहीं है और उनके वो पैरों में पड़ गया और उनसे क्षमा याचना की। और फिर गुरु नानक देव जी ने राक्षस को उपदेश दिया और सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। तभी से ये स्थान पत्थर साहिब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ये है संगम पॉइंट, जहाँ पर दो नदियाँ आकर मिलती हैं। वो जो ब्लू वाली नदी आप देख रहे हैं उसका नाम है ज़ांस्कर रिवर, और ये जो ग्रीन वाली नदी आपको नज़र आ रही है ये है सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर के नाम से भी जाना जाता है। संगम पॉइंट मैग्नेटिक हिल से कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है और अभी हम एक ऊंचे स्थान पर खड़े हैं जहां से संगम का बहुत ही अच्छा व्यू देखा जा सकता है। ये जगह पूरी तरह प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। अगर आप इस स्थान पर आते हैं तो कुछ रील्स बना सकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर है। अगर आप चाहें तो संगम पॉइंट के बिल्कुल पास में आ सकते हैं और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग पॉइंट है जहाँ पर रिवर राफ्टिंग की जा सकती है। और अगर आप इस पॉइंट पर आते हैं, रिवर राफ्टिंग नहीं भी करते हैं, तो भी संगम को आप बहुत करीब से देख सकते हैं। इन सभी स्थानों के अलावा आप लेह में एक्सप्लोर कर सकते हैं स्पितुक मोनेस्ट्री, बासगो मोनेस्ट्री और हॉल ऑफ फेम को। लद्दाख घूमने के बेस्ट सीज़न के बारे में बात करें तो वो होता है अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने के दौरान। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि लद्दाख घूमने का हमारा ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ। इस टूर पैकेज में हमें लग्जरी होटल्स में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, जहां पर हम रुके थे। हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इसी टूर पैकेज में शामिल था और जो भी साइट सीन्स हमने किए वो प्राइवेट कैब की सहायता से किए, जो भी हमारे टूर पैकेज में शामिल थी। लद्दाख घूमने का ये पैकेज हमें पड़ा था 82,000 रुपीज़ का, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे तो हमारा पर पर्सन कॉस्ट आया 41,000 रुपीज़ का। लेकिन ये पैकेज आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 31,500 रुपीज़ का। और अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 6 व्यक्ति आते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट आएगा 25,500 रुपीज़ का। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता आपके लिए पैकेज रहेगा। एक और तरीका है जिससे कि आप अपने पैकेज की कॉस्टिंग और ज़्यादा कम कर सकते हैं। हमने लद्दाख पैकेज में लग्जरी होटल्स को इंक्लूड कराया था, जिससे कि हमारी कॉस्टिंग थोड़ी हाई आई थी। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने पैकेज को कस्टमाइज़ करा सकते हैं, बजट होटल्स को अपने पैकेज में इंक्लूड करा सकते हैं, जिससे कि आपकी कॉस्टिंग काफ़ी कम आएगी। आज है हमारे लद्दाख ट्रिप का आखिरी दिन और हम आ चुके हैं लेह एयरपोर्ट पर, जहां से मिलेगी हमें फ़्लाइट अपने घर वापसी के लिए।
अब बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली और इस लद्दाख टूर के दौरान हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन कमेंट में पिन भी कर दिए हैं। वहाँ से आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है लद्दाख और लद्दाख घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमारा एक्सपीरियंस लद्दाख में बहुत अच्छा रहा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।